चलो बेटा, अब हम लोग ले लेते हैं आगे का। डायरेक्ट मेथड हम लोग कर रहे थे। डायरेक्ट मेथड में हमने दो किए थे, कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड में हमारे जो दो हुए थे, कौन कौन से हुए थे भाई? एक तो बायोलिस्टिक गन था, एक माइक्रो इंजेक्शन था, तीसरा हमें कॉम्पिटेंट होस्ट करना था। ठीक है बेटा, जो कॉम्पिटेंट होस्ट हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन लोग? हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट मेथड में हमारा तीसरा मेथड चलता है किसमें कि अगर हमें एलियन डीएनए या पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए हमें ट्रांसफर करना है, किसमें? इन कॉम्पिटेंट होस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्पिटेंट होस्ट होता क्या है। कॉम्पिटेंट होस्ट वो होस्ट है जो कि जनरली डीएनए को रिसीव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि डीएनए का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। जब आप ये कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ेंगे ना, डीएनए ट्रांसफर करने के मेथड, तो पहला ही मेथड आपका कॉम्पिटेंट होस्ट है, उसी में दिया हुआ है पहली लाइन में ही कि डीएनए का केमिकल नेचर की वजह से क्या हो रहा है कि वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है, इस वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके इजीली नहीं जाता। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली पार करके जाएगा नहीं, तो वो होस्ट के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, मतलब उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो डीएनए को रिसीव कर सके। अब देखो, दो फंडा है। पहला फंडा क्या है यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ डीएनए की, मुझे जो हमारा पैसेंजर डीएनए है वही सीधा मुझे होस्ट में डालना है, तो ये मेथड आ जाएगा डायरेक्ट में। क्लियर है? किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट में। बट अगर मैं ये कहूंगा कि मैं प्लाज्मिड की हेल्प से उसको डालूंगा होस्ट के अंदर और यही काम करके, तो वो चला जाएगा इनडायरेक्ट में। क्लियर है? तो डायरेक्ट मेथड आपकी एनसीईआरटी ने प्लाज्मिड के साथ दिया हुआ है। समझिए, किसके साथ दिया? प्लाज्मिड के साथ। क्यों दिया है वहां पे मैं बताता हूं वहां पे मेथड क्या है। तो हमने क्या किया, हमारे पास में हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार कर रखा है। क्या तैयार कर रखा हमने? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये हो गया हमारा क्या कि ये क्या होगी इसकी ओराई हो गई। ये ओराई हो गई। यहाँ पर हमने कोई क्या लगा रखा है इसमें? पैसेंजर डीएनए ऐड किया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा आर प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हमें कहाँ डालना है? इस प्लाज्मिड को हमें बैक्टीरिया के अंदर डालना है। समझ गए क्या मेथड है? कि अगर डीएनए, सिर्फ डीएनए को सीधा बैक्टीरिया के अंदर डालना है, होस्ट के अंदर डालना है, तो वो डायरेक्ट मेथड है। बट अगर मैं किसको लेके चलता हूँ? प्लाज्मिड को, तो जनरली ये कहाँ चला जाएगा? क्योंकि अभी मैं प्लाज्मिड ले रहा हूँ, तो ये किसके अंदर चला जाएगा? ये इनडायरेक्ट में चला जाएगा। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो ये मैं इनडायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। मैं डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में सीधा आपका डीएनए जाएगा। ठीक है? अब ये प्लाज्मिड मुझे कहाँ डालना है? ये प्लाज्मिड मुझे डालना है भाई, याद रहेगा ना? डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे हम लोग? हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन क्या हो जाएगा? पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए ट्रांसफर किया जाए डायरेक्टली पोस्ट में, तो ये बन जाता है आपका डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? बाय यूजिंग वेक्टर। कौन सा वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं? हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर यूज किया है प्लाज्मिड। अब क्या होता है, अब ये खुद भी क्या है? डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो इसकी एफिशिएंसी प्लाज्मिड की बैक्टीरिया के अंदर जाने की नहीं होती। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक सॉल्यूशन तैयार किया। एक सॉल्यूशन तैयार किया हमने। इस सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया? इस सॉल्यूशन में हमने वाटर के साथ में हमने डाईवैलेंट कैटायन, वाटर अलोंग विद डाईवैलेंट कैटायन हम लोगों ने यहां पर यूज किया। अब डाईवैलेंट कैटायन कौन सा यूज किया? ये आपसे आता है Ca2 पॉजिटिव। ये आपसे इंपॉर्टेंट है भाई कि हमने क्या यूज किया। यहाँ पर हमने वाटर यूज किया, उसमें डाईवैलेंट कैटायन हमने डाला। अब ये डाईवैलेंट कैटायन कौन सा है? ये एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं कि हम किसको यूज करते हैं? कैल्शियम को। ये प्लाज्मिड हमने लिया, ये प्लाज्मिड हमने इसके अंदर छोड़ दिया।
हमने क्या करा, ये प्लाज्मिड भी सॉल्यूशन में हमने रख दिया है, और इस प्लाज्मिड के अलावा हमने क्या रखा है यहाँ पर, इस प्लाज्मिड के अलावा बेटा हमने होस्ट सेल भी यहीं पर रखी है। क्या रखी है हमने, होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है यहाँ पर होस्ट सेल कोई प्लाज्मो है, डीएनए सॉरी कोई बैक्टीरिया, क्या है, कोई बैक्टीरिया है जो कि क्या है यहाँ पर, बैक्टीरिया यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज होस्ट सेल, यहाँ पर बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है। इस बैक्टीरिया के अंदर से हमने क्या निकाल रखा, इस बैक्टीरिया के हमने अंदर से हमने प्लाज्मा निकाल रखा। अब हुआ क्या, हमने सॉल्यूशन तैयार करा, सॉल्यूशन में हमने वाटर रखा, डाइवेलेंट केटाइन रखा, कैल्शियम। अब ये प्लाज्मिड में डाल दिया और होस्ट भी हमने डाल दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये कैल्शियम क्या करेगा बेटा, कैल्शियम क्या करता है, इसके अंदर जब इस सॉल्यूशन में बैक्टीरिया को लाया जाता है ना, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, दो वॉल होती है इसके पास, आउटर और इनर, दो सेल वॉल है, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग है। तो होता क्या है कि बैक्टीरिया की आउटर, आप जब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, पोर्स। अब क्या होता है, कैल्शियम आयन की वजह से ये प्लाज्मिड उन पोर्स से होता हुआ, उन पोर्स से होता हुआ कहां चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। सपोज क्या हुआ कि आपकी ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या एक बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है, क्या इसकी ये सेल वॉल, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आ गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या आ गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल में पोर है, सेल वॉल में क्या है, पोर है। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड कौन सा प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन पोर्स से होता हुआ यहां आ जाएगा। समझ आया मेरी बात, क्लियर हुई भाई कहानी यहाँ तक की। तो क्या है, बैक्टीरियल वॉल में पोर्स होते हैं, उन पोर्स से होता हुआ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहां जाएगा, सेल वॉल को पार करते हुए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में आ जाता है। समझ गए, डाइवेलेंट केटाइन का फंक्शन क्या हुआ है, डाइवेलेंट केटाइन की वजह से ये जो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो पोर्स है उनसे होता हुआ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच में आ गया। क्लियर, कहा गया है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां पर ये आ गया। अब क्या होगा, यहां तक की कहानी समझ आई। अब हम क्या करते हैं, ये जो सोल्यूशन हमने तैयार किया था, ये जो सोल्यूशन हमने तैयार किया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पे किया बेटा हमने, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, एकदम से इसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं। क्या करेंगे, एकदम से टेम्परेचर राइज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, हम लोग यहाँ पे इसको हीट शॉक हम इसको देते हैं। क्या देते हैं हम इसको, हीट शॉक देते हैं। अब हीट शॉक में क्या हुआ है कि हमने इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर एकदम से कितना कर दिया, एकदम से हमने 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। कितना कर दिया, एकदम से 42 डिग्री सेंटीग्रेड करा, और सेकेंड फ्रैक्शन के बाद फिर से हमने इसको 0 कर दिया। तो क्या किया है हमने बेटा, हमने ये जो पूरा प्रोसेस किया 0 डिग्री पे बनाया, 0 डिग्री पे है, क्या है, डाइवेलेंट केटाइन की वजह से, क्या हुआ, डाइवेलेंट केटाइन की वजह से, डाइवेलेंट केटाइन की वजह से जो प्लाज्मिड इस सॉल्यूशन के अंदर था, वो प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल वॉल पर जो पोर्स है उन पोर्स से होता हुआ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में चला गया स्पेस में। अब जैसे ही हमने हीट शॉक दिया, बेटा ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना डिग्री पर उसको शॉक दिया जाता है, कितने डिग्री पे बनता है, कितने डिग्री का शॉक दिया जाता है। तो 42 डिग्री पे गया और फिर से हम इसको 0 पे लेकर आ गए। इस वजह से होता क्या है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाय लेयर मॉडल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई जगह पर टनल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, टनल प्रोटीन्स। तो इन टेम्परेचर में एकदम से वेरिएशन करने की वजह से क्या होते हैं, कुछ टनल प्रोटीन्स, कुछ टनल प्रोटीन्स इस आर प्लाज्मिड के सामने आ जाएंगी, और उनसे होता हुआ ये आर प्लाज्मिड कहां पहुंच जाएगा, सेल के अंदर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहां पर दो चीजें आपको एक साथ पढ़नी है। पहली आपको पढ़नी है कि प्लाज्मिड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कैसे लाया गया, तो कैसे लाया गया, प्लाज्मिड को और होस्ट को, आर प्लाज्मिड को और होस्ट को डाइवेलेंट केटाइन सॉल्यूशन में हमने डाल दिया है।
ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये आर प्लाज्मिड सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं उनसे होता हुआ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हीट शॉक देंगे, मतलब जिस सोल्यूशन हमने तैयार किया था वो 0 डिग्री पे किया था, हम एकदम से इसको 42 डिग्री ले जाएंगे, फिर से इसको हम 0 डिग्री पे ले जाएंगे। इस हीट शॉक की वजह से क्या होता है कि जो आर प्लाज्मिड कहाँ था, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में था स्पेस में, वो एकदम से कहां चला जाता है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। तो ये क्या है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसको हमने बोल दिया है। अब इसके अंदर कौन आ गया है, अब जो कॉम्पिटेंट होस्ट था, पहले हमने वो कॉम्पिटेंट बनाया, मतलब हमने उसको डीएनए का एक्सेप्ट करने लायक बनाया, फिर हमने उसके अंदर डीएनए डाल दिया। कौन सा, हमने यहाँ पर आर प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। भाई यहां तक का मेथड ये समझ आया बेटा, समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। दो मेथड में एक साथ दे रहा था। अगर हमें डायरेक्ट मेथड पढ़ना है तो हम प्लाज्मिड को यूज नहीं करेंगे, हम सीधा डीएनए को उठा लेंगे। क्लियर है? किसको उठा लेंगे, डीएनए को उठा लेंगे। क्लियर है? बट अगर हमने प्लाज्मिड उठा लिया तो ये मेथड किसके अंदर चला जाएगा, ये इनडायरेक्ट के अंदर चला जाएगा। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दिया उन्होंने, इसमें उन्होंने प्लाज्मिड को यूज कर रखा है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड में चला जाएगा। क्लियर हो गई कहानी बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा? वंशिता कोई डाउट है? सृष्टि बेटा कोई डाउट? चैतन्य कोई डाउट है? जयदेव कोई डाउट बेटा? ईशा कोई डाउट है बेटा? अनादिका कोई डाउट है भाई? अदृशा कोई डाउट बेटे? चलो ये था। अब हम लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड में ही हम किसको यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड लेता हूं प्लाज्मिड को जिसमें हम लोग यूज करते हैं। किस किस को यूज करते हैं भाई हम प्लाज्मिड को, मैंने आपको बताया था पीपीआर 322 हम लेते हैं। उसके अलावा हम लोग रेट्रोवायरस लेते हैं, और हम लोग सॉरी प्लाज्मिड पीपीआर 322 पीयूसी8 सीआई प्लाज्मिड हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं। तो किसको यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग, किसको यूज करेंगे भाई, बाय यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर्स। और क्लोनिंग वेक्टर्स की बेटा मैंने आपको बताई थी कि अगर हम लोग किसको यूज करेंगे, अगर हम लोग प्लांट का केस लेंगे, इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स का केस लेंगे तो हम किसको यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टीआई प्लाज्मिड को। हम लोग किसको यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड को यूज करेंगे। बट अगर हम किसका केस लेंगे, इन केस ऑफ एनिमल्स, अगर हमने एनिमल का केस लेना है, एनिमल में पढ़ना है, तो हम लोग किसको लेंगे, हम लोग लेंगे रेट्रोवायरस को। हम लोग किसको लेंगे, रेट्रोवायरस को। और इन दोनों को ही हम, इन दोनों को ही हम डिसआर्म्ड कंडीशन में, इसमें डिसआर्म्ड कंडीशन में हम इसको लेंगे। डिसआर्म कंडीशन क्या होती है बेटा, डिसआर्म कंडीशन का मतलब है कि हमने उसमें से डिजीज कोज करने वाला जीन निकाल लिया। ठीक है, तो मैं एक केस लेके चलूंगा, कौन से वाला, ये रेट्रोवायरस सॉरी प्लांट वाला केस लेके चलूंगा, जहां पर हम टीआई प्लाज्मिड को यूज करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो हम प्लांट्स का लेते हैं बेटा। कैसे करते हैं प्लांट्स में टीआई प्लाज्मिड का यूज हम लोग, तो मैंने आपको बताया था
कि जो टीआई प्लाज्मिड है पहले उसको डिसआर्म किया गया, उसके साथ उसमें क्या ऐड किया गया, कोई पैसेंजर या एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए। क्या था हमारे पास टीआई प्लाज्मिड था। क्या था हमारे पास में, हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में ये है टीआई प्लाज्मिड, जिसके पास क्या है, जिसके पास अपना टी डीएनए है। क्या है ये, टी डीएनए। हमने क्या कर रखा था, हमारे पास, मैं पीबीआर इसी की मैं दूसरी फॉर्म बनाता हूं, इनिशियल फॉर्म, ये और आई हो गई इसकी, इसके बीच में क्या है भाई, ये हो गया टी डीएनए, और टी डीएनए के बीच में क्या था, टी डीएनए के बीच में था बेटा विरजीन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इसका डायग्राम, विरजीन। विरजीन कौन सा जीन है, जो कि डिजीज कोज करता है। तो हमने क्या किया, हमने बायोटेक का यूज किया, मॉलिक्यूलर सीजर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर यूज करें, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसके विरजीन को बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, विरजीन को बाहर निकाल दिया। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। तो ये डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब जिस साइड से हमने विरजीन निकाला है उसी साइड पर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अपना पैसेंजर डीएनए लगा देंगे। यहां पर हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास डीएनए है। कौन सा डीएनए है भाई, ये है पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या डिजायरेबल डीएनए। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है हमारा कि दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, हमने लिख दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बेटा याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम होता क्या, मॉलिक्यूलर सीजर होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि ये डीएनए को काटता है या आरएनए को काटता है, इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम है। तो हमने क्या करा, टीएन3 साइट पर हमें इसको ट्रांसमिट करना है। तो क्या होगा यहाँ पर बेटा, ये जो प्लाज्मिड होगा, इस प्लाज्मिड की कौन सी साइट, इस प्लाज्मिड की टी साइट यहां से कट गई। अब क्या हुआ इसके अंदर, ये था हमारे पास में, ये हो गया टीडीएनए वाली साइट है। तो यहाँ बीच में से क्या हो गया, यहाँ पर एक कौन से एंड बनेंगे, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड बनाने वाले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपका टीडीएनए है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको स्टिकी एंड वाले फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। कौन से फ्रेगमेंट्स मिलेंगे बेटा, स्टिकी एंड वाले फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम इनको एक साथ जोड़ देंगे। कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हमने जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद टीडीएनए इसके बीच में क्या आ गया, इसके बीच में हमारा आ गया जो डीएनए था, कौन सा हमारा, जो हमारा पैसेंजर डीएनए था, वो बीच में हमने यहाँ पर जोड़ दिया इसको। तो ये कौन सा प्लाज्मिड हो गया बेटा, ये हो गया आर प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या काइमेरिक डीएनए, ये हो गया। तो अब इस प्लाज्मिड के पास में विरजीन तो हमने निकाल दिया था, कौन सा, विरजीन तो हमने निकाल दिया। तब हमने क्या डाल दिया इसकी जगह, इसकी जगह हमने वो डीएनए डाल दिया जिसको हमें होस्ट के अंदर भेजना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका काम है, उसका मतलब एक वजह से है, क्योंकि जो टीडीएनए सेगमेंट है ना, कौन सा सेगमेंट है, जो ये जो टीडीएनए सेगमेंट है, जब ये प्लाज्मिड किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा तो ये क्या करता है, ये जो टीडीएनए ये वाला, ये डीएनए अपनी कॉपी तैयार करेगा और कॉपी यहां से निकाल देगा, ये होस्ट के डीएनए से जुड़ जाएगा जाके। समझ आया मेरी बात। तो ट्रांसफर डीएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्लाज्मिड किसी होस्ट के अंदर जाएगा
तो ये डीएनए सेगमेंट अपनी कॉपी तैयार करेगा और वो यहाँ से निकल के कहा होस्ट के डीएनए से जाके जुड़ जाएगी। तो हमें एलियन डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करा, सिर्फ टीडीएनए में डाला और इसको हमने कहाँ उठा के डाल दिया, होस्ट के अंदर हमने भेज दिया, बाकी काम ये खुद कर लेगा। इसलिए आपसे क्वेश्चन आता है कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है और क्यों है। तो टीआई प्लाज्मिड इज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्यों है? क्योंकि उसके पास अपना एक टीडीएनए होता है और ये टीडीएनए अपनी कॉपी बनाता है और उसको होस्ट डीएनए के साथ जोड़ देता है। अब अगर इसी डीएनए के बीच में हम लोग किसको डाल दें, हमने पैसेंजर डीएनए इसी डीएनए के बीच में डाल दिया है, तो इसका मतलब जब ये टीडीएनए अपनी कॉपी तैयार करेगा उसके साथ इस हमारे डाले गए इस डीएनए की कॉपी भी तैयार हो जाएगी और ये भी होस्ट के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में। अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में। तो क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर इनटू होस्ट, हम इसको होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमने किस में डाला है इसको, बेटा होस्ट में डाल दो या बैक्टीरिया में डाल दो। कौन से बैक्टीरिया में डालेंगे हम लोग डालेंगे एग्रोबैक्टीरियम में। इसमें डाल दिया, हमने इसको डाल दिया है एग्रोबैक्टीरियम में। समझ में, किसमें डाल दिया हमने इसको डाल दिया है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, किसको यूज करके, बाय द यूजिंग ऑफ प्लाज्मिड। अब इस केस में जो ये एग्रोबैक्टीरियम है ये क्या है हमारा होस्ट, तो हमने इसको होस्ट के अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको केमिकल सपोर्ट देंगे। क्या देंगे हम लोग इसको, केमिकल इंजीनियरिंग अब आएगी, तो हम इसको केमिकल इंजीनियरिंग देंगे, केमिकल सपोर्ट देंगे, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये अपना कॉपी नंबर बढ़ाएगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा जिसके लिए हमने इसको तैयार किया है। बेटा यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। इनडायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड। तो ये कौन सा मेथड चल रहा है, बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड। अब अगर हम टीआई प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं तो इससे आगे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्लांट के केस पे चलेगा फिर। ठीक है भाई, यहां तक का किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। बेटा किसी को कोई डाउट हो, आनिया बेटा कोई डाउट है? आनिया का टोच है क्लास में? आर्यन को डाउट है बेटा? चिराग, दिशा बेटा कोई डाउट है? वंशिता है क्लास में आज? बेटा कोई डाउट हो? सृष्टि कोई डाउट है बेटा? चलो ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड। अभी तक हमारा पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई थी, मतलब हमने क्या 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 पढ़ा। हमने सबसे पहले हमने एंजाइम्स पढ़े, तो हमने कौन कौन से एंजाइम यूज करे यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, हमने दो एंजाइम यहाँ पर पढ़े हैं, यूज हुए हैं। दूसरा हमारे के पास क्या था, पैसेंजर डीएनए। तो ये हमारा क्या है, पैसेंजर डीएनए है जो हमने आइसोलेट किया था, रैंडम डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सिंथेटिक डीएनए। उसके बाद हमारा तीसरा था वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है। चौथा हमने क्या बेटा, क्या कौन सा वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट आपके प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज थे और रेट्रोवायरस वगैरह हम यूज करते थे। तो अभी तक हमारे पास क्या हुआ है, अभी तक हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, एलियन डीएनए या पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए को हमने कहां किसी सोर्स से निकाला, निकालने के बाद हमने उसको होस्ट के अंदर डाल दिया। डायरेक्ट मेथड से डाला या वो इनडायरेक्ट मेथड से डाला। तो अब तक तो हमने यही पढ़ा कि पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हुआ है, अभी तक हमने रिकॉम्बिनेंट होस्ट तैयार किया है। अब वो रिकॉम्बिनेंट होस्ट हमने क्यों तैयार किया है, अब उसके आगे का प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं।
अगर हम कोई भी रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे तो वो किस लिए करेंगे, ताकि हम उससे उसका प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में या जल्दी ले सके। जनरली हम लोग कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, जनरली हम लोग ये चीज प्रोटीन्स के लिए करते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंज करेंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन प्रोड्यूस करता हो और वो प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उससे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा क्या आएगा, अब हमारी आएगी बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी प्रोवाइड chemical support, we provide chemical support for GMO, GMO का मतलब genetically modified organism to produce their product। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जीएमओ को, जो अभी अभी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किया है अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब हम उस जीएमओ को केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट, जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट तैयार कर सके। समझ गए, अपना प्रोडक्ट तैयार कर सके। अब बेटा ये जो प्रोड्यूस है ना, अब जो ये प्रोडक्शन है ये 3 लेवल पे होती है। जो प्रोडक्शन है, चलो मैं अलग से लिख देता हूं, प्रोडक्शन occurs on 3 levels। ये 3 लेवल पे चलती हैं। 3 लेवल कौन कौन से है बेटा, सबसे पहला होता है लैब स्केल, मतलब आपके लेबोरेटरी में होगा। कहां होगा, आपके लेबोरेटरी में होगा ये प्रोडक्शन। तो पहला क्या है आपका, पहला है लैब स्केल या लेबोरेटरी स्केल। अगर हमें लैब स्केल को हम लोग यूज करते हैं या प्रोडक्ट हम बनवाते हैं, तो हम लोग ग्लास वेयर्स, हम लोग ग्लास मतलब बोरोसिल ग्लास के आर्टिकल, जैसे कि आपका कोनिकल फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, जार हो गया, हम उसको यूज करते हैं। तो अगर हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, अगर हमें प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग लैब स्केल पे आते हैं। बट अगर हमें थोड़ा सा लैब से ज्यादा लाना है, मतलब हम मानते हैं अप टू 100 लीटर, अप टू 100 केजी, तो हम लोग आते हैं पायलट स्केल पे। इस पे आते हैं पायलट स्केल पे। पायलट स्केल पे कितना आ गया बेटा, ये अप टू 100 लीटर और केजी। अगर हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है, अप टू 100 लीटर और केजी करनी है, तो हम लोग पायलट स्केल पे आ जाते हैं, जहां पर हम लोग बायो रिएक्टर्स, बायो फर्मेंटर्स यूज करते हैं। छोटे होते हैं, बड़े नहीं होंगे में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने, ये मैंने किया भी है तीसरा, इसलिए बता भी देता हूं, इंडस्ट्रियल स्केल। समझ गए, कौन सा है ये, इंडस्ट्रियल स्केल। अगर हमें प्रोडक्शन बहुत लार्ज क्वांटिटी में करनी है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में करनी है, तब हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे आते हैं। कितनी प्रोडक्शन होती है बेटा, ये 100 to 1000 लीटर, 100 to 1000 लीटर और केजी। समझ आए मेरी बात, अप टू 100 to 1000 लीटर और केजी में अगर हमें प्रोडक्शन करनी है, तो हम लोग किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे चले जाते हैं। समझ गए। अब इंडस्ट्रियल स्केल में हम लोग डेफिनेटली क्या यूज करते हैं, बाय यूजिंग बायो रिएक्टर्स। हम लोग किसको यूज करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर बायो रिएक्टर्स को यूज करते हैं, या बायो फर्मेंटर्स को, या फर्मेंटर्स को हम लोग यूज करते हैं। आपने केमिस्ट्री में रिएक्टर्स पढ़ोगे आप लोग, पता नहीं 11th में कि 12th में है, अब वहां पर रिएक्टर्स पढ़ते, बट यहाँ पर हम बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स पढ़ते हैं।
तो अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो हम लोग बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स यूज करते हैं। क्यों? इसके कई सारे फायदे, बायोरिएक्टर के फायदे कितने सारे होते हैं। एक तो बायोरिएक्टर या बायो फर्मेंटर होता है हमारा असेप्टिक कंडीशन होती है, मतलब जो चीज हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वही चीज हमें मिलेगी, वही चीज हमें मिलेगी अच्छे स्केल पे, ज्यादा स्केल पे हमें मिलेगी और उसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज भी नहीं आती, यानी उसकी ज्यादा इम्प्योरिटीज भी नहीं आती, इसलिए बायोरिएक्टर को यूज करने के फायदे होते हैं। ठीक है भाई, तो तीनों लेवल आपने यहां पर हमें याद रखने हैं कि प्रोडक्शन अकर्स ऑन 3 लेवल्स। 3 लेवल, तीनों के तीनों लेवल याद रहेंगे बेटा। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो मुझे, कोई डाउट है किसी को तीनों लेवल पे? क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा जो प्रोडक्शन होता है वो 3 प्रोसेस से होता है। चलो जी, अभी मैं पढ़ा देता हूं, तीसरा पॉइंट पढ़ाता हूं मैं। तो प्रोडक्शन अकर 3 लेवल, तो यहां पर हम आते हैं, प्रोडक्शन अकर्स थ्रू 3 मेथड्स, या बाय 3 मेथड्स में लिख सकते हैं, बाय 3 मेथड। अब कौन कौन से हैं? एक्चुअली ये मेथड एक ही है, बस उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते चले गए। ठीक है ना? बैच कल्चर, बैच कल्चर, दूसरा होता है फीड बैच कल्चर, और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को दिया हुआ है बेटा। देखो होता क्या है, बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर में छोटा छोटा डिफरेंस है। होता क्या है, अगर मैंने इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे चलती है सारी चीजें। आप इंडस्ट्रियल स्केल से आगे इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं कि बैच बाय बैच कल्चर, बाय फीड बैच एंड बाय कॉन्टिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली प्रोसेस में आप लोग क्या करते हैं कि आप जैसे चाय बनानी है आपको, ठीक, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जितने इंग्रेडिएंट थे सब एक साथ डाले, सब एक साथ डाले, और फिर जब चाय बन गई तो आपने चाय छान ली। नॉर्मल एक बैच कल्चर मतलब क्या कहा आपने, आपने इनलेट, आपकी जो इनलेट है एंड आउटलेट, इनलेट एंड आउटलेट कैसी है, वंस है, एक बार होती है। आपने जो कुछ बनवाना है ना सारा आपने एक बार डाल दिया। बंद हो गया, एक मिनट, क्या मंडी कर रही है? क्या हो गया? पता नहीं, नेट तो लाल लाइट जल रही है। वो खत्म हो गया होगा फिर डाटा।